हेलो स्टूडेंट, जैसा कि बताए थे आप लोगों को कि अब मैं स्वतंत्र राज्यों के बारे में बताऊंगा, विशेषकर 18वीं शताब्दी में। और उसमें से जो पहला मेरा राज्य जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है राजपूत राज्य। वैसे तो राजपूतों का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन मुगल पीरियड में कैसा था और उत्तरकालीन मुगल पीरियड में कैसा था इसकी हल्का चर्चा करेंगे हम आप लोगों से। तो अकबर ने तो राजपूतों से बहुत दोस्ताना संबंध बना लिया था। केवल मेवाड़ ही ऐसा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन अन्य सभी राज्य अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिए थे। वो स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। अकबर ने उनके सामने केवल दो ही शर्त रखा था कि आप अपने सिक्के मत चलवाइए और किसी विदेशी से आप संबंध स्थापित मत करिए। तो अकबर ने इस नीति का सारे राजपूतों ने अनुसरण किया। लेकिन जब औरंगजेब का पीरियड आया तो उसने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह, जो मारवाड़ के शासक थे, उनको राजा मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण राजपूतों में रोष व्याप्त हो गया। आपको बता दें कि विद्रोह होने लगे, लेकिन औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई 1707 में, तो ये स्थितियां और राजपूतों के पक्ष में मजबूत हो गई और जगह जगह वो मुगलों के खिलाफ लोग विद्रोह करने लगे। दरअसल जब बहादुर शाह गद्दी पर बैठा तो उसके समय भी ये विद्रोह होने लगे, लेकिन सिखों के विद्रोह से वो ज्यादा परेशान था। लिहाजा उसने राजपूतों से एक तरह से दोस्ती कर ली। ऐसा नहीं था कि उसने आक्रमण नहीं कराया था, लेकिन वो समझ गया था कि राजपूतों से दोस्ती करने में ही भलाई है। उसके बाद आपको हम बता दें, जब फारुखसियर गद्दी पर बैठा तो हुसैन अली ने जोधपुर के राजा अजीत सिंह पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वो अधीनता मानने से इनकार कर दिए थे। लेकिन अजीत सिंह ने बड़ी सूझबूझ से अपनी बेटी का विवाह फारुखसियर के साथ करके एक तरह से उनकी अधीनता मानी ली। इसके बाद दरबार में सैयद बंधुओं का जब प्रभाव बढ़ गया था और आगे चल करके जब फारुखसियर और सैयद बंधुओं में झगड़े होने लगे, तो राजपूतों ने इस समय विशेषकर जोधपुर के जो राजपूत शासक थे, जयपुर के राजपूत शासक थे, उन लोगों ने तटस्थता की नीति अपनाई। लेकिन ये तय है कि अब धीरे धीरे राजपूत अपने को स्वतंत्र होने लगे थे, स्वायत्त होने लगे थे अपने को। अब वो बात नहीं थी, क्योंकि सैयद बंधुओं का पतन हो गया। वैसे तो सैयद बंधुओं ने हमेशा राजपूतों के पक्ष में ही काम किया। तो इनमें से वही समय था जब कई स्वतंत्र राज्यों का उदय भी हुआ था। जैसे कि हमने बताया था पिछले वीडियो में, जब मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। उसमें हैदराबाद था, बंगाल था, अवध था और आपके राजपूत राज थे, सिख थे। राजपूतों ने अपनी वो स्थिति नहीं बना पाई जो अन्य राज्यों ने बनाया था, जैसे बंगाल ने, अवध ने, क्योंकि हमेशा ये आपस में या तो संघर्ष करते रहे या अन्य शक्तियों से संघर्ष करते रहे। मराठों से भी इनका संघर्ष चलता रहा, मराठों से भी इनको हार खानी पड़ी और रही सही कसर अंग्रेजों ने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। और अंग्रेजों के संरक्षण में ये राजा बने रहे, फिर कभी उससे उबर नहीं पाए। इन राजपूत जो 18वीं शताब्दी में उदय हुआ था, उनमें से हम एक राजपूत शासक जय सिंह की चर्चा करेंगे। सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, जय सिंह द्वितीय के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनकी चर्चा करेंगे, जिनका जन्म 1688 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1747 में। आपको बताएं, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि मिर्जा राजा की उपाधि
जहांदार शाह ने दिया था और सवाई की उपाधि फारुशियर ने दिया था। यह एक वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे, खगोल शास्त्रीय थे। और यही नहीं, 1722 में इन्होंने जयपुर नगर की भी स्थापना की थी और जयपुर के एक सिस्टमेटिक नगर के रूप में बसाने का श्रेय जाता है तो जय सिंह को जाता है। एकदम बिल्कुल इन्होंने एक संपूर्ण के आकार पर नगर का स्थापना किया था, जैसे सिंधु सभ्यता था उसी आकार पर इन्होंने जयपुर की नगर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। हमने अभी कहा कि इंजीनियर, वैज्ञानिक, समाज सुधारक, कानूनविद, खगोलीय, ये सभी तरह के थे और यही कारण था कि जो मुगल उत्तरकाली मुगल सम्राट थे उनसे इनका अच्छा संबंध था। इन्होंने 6 वेधशालाओं का भी निर्माण कराया था, जिनकी हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। वो था आगरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। इन जगहों पर इनकी स्थापना किया था ताकि इससे एक वैज्ञानिक पद्धति थी, समय सारणी थी, ताकि लोगों को समय का पता चल सके। यही नहीं बल्कि आपको बता दें कि जीज मोहम्मद शाही नाम से इन्होंने एक ऐसा सेट तैयार किया था जिससे एक प्रमाणिक टाइमिंग का पता चल सके। आपको बता दें कि जय सिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किया था। एक यूक्लिड की पुस्तक है रेखा गणित, उसका इन्होंने संस्कृत में अनुवाद भी कराया था और ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इस तरह से जय सिंह को भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखा जाएगा, विशेषकर राजस्थान के इतिहास में, भारत के इतिहास में, क्योंकि इन्होंने एक सिस्टमेटिक जो स्वरूप बनाया, यही नहीं बल्कि दहेज प्रथा पर भी एक कानून बनाने की कोशिश किया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। तो इस तरह से जय सिंह ने एक अपना मुकाम हासिल किया, एक अपनी ऐसी स्थिति बनाई जो लंबे समय तक याद किया जाएगा। अब हम लोग जो है अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हैदराबाद राज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक करके हम बताएंगे ताकि आप लोगों को जो कहीं से भी चीजें दिक्कत ना हो। हमने इसलिए इसको बोर्ड पर लिख दिया है क्योंकि आप लोग कहते हैं कि दिक्कत होता है सर, आप कुछ लिख दिया कीजिए, इसीलिए पहले हमने लेक्चर दिया, उन चीजों को हमने बोर्ड पर लिख दिया है कि जैसे मेन मथुरा, आगरा, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी जरूर नोट कर लीजिएगा। कितने वेधशालाओं तो 6 था, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या उपाधि मिली थी ये भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके बारे में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसके बारे में हमने चर्चा कर दिया, इसलिए हमने चर्चा इस बोर्ड पर लिख दिया ताकि आपको हमारा लेक्चर के साथ साथ आपको लिखने में भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आप नोट करते रहते हैं, हमसे आप कहते हैं कि सर नहीं लिख दिया कीजिए। वैसे तो ये ध्यान में रखिए कि मैं बार बार कहता हूँ लेक्चर ही मेन होता है। बोर्ड पर हम कितना भी लिख दें, लेकिन हम उसको अगर लेक्चर न दें तो फिर आपको आनंद नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, आप बड़े कक्षाओं में जाएंगे तो लेक्चर ही मेन होता है। और कोई भी अगर लेक्चर नहीं दे रहा, केवल बोर्ड पर लिख करके और वो केवल बता रहा है इस चीजों को, तो शायद उतना आनंद आपको नहीं आएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान रखिए कि लेक्चर सुना कीजिए, उसको मनन करिए, उसको चिंतन करिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सुनने में, लिखने में, हर तरह से पढ़ने की कोशिश करिए। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अब हैदराबाद राज्य। तो अब हम लोग अगला जो पड़ाव है वो हैदराबाद के राज्य के बारे में पढ़ेंगे। दरअसल दक्षिण भारत में, जिसे दक्कन के प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, विंध्य पर्वत पार के जो दक्षिणी क्षेत्र है वो दक्कन के नाम से जाना जाता है। उस पूरे भूभाग पर अगर स्वतंत्र रूप से शासन किया वह था निजामुल मुल्क, जिसे चिनक्रिज खां के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल दक्कन के प्रदेशों पर स्वतंत्र रूप से शासन करने का सपना अगर किसी ने देखा था तो वह था जुल्फिकार खां। आप जानते हैं वही जुल्फिकार खां
जिसकी सहायता से जहांदार शाह गद्दी पर बैठा था। 1712 से 13 तक रहा, और जब जहांदार शाह की मृत्यु हो गई तो कुछ दिन बाद उसकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। फिर दक्कन के प्रदेशों पर गवर्नर की हैसियत से हुसैन अली खां को भेजा गया। हुसैन अली खां काफी दिन तक वहां रहा, लेकिन आपको हम बता दें कि फिर वो जब इधर आ गया उत्तर भारत की तरफ, विशेषकर कब, जब फारुखसियर का वध करना था, तो उसी समय जो है पुनः दक्षिण भारत पर निजाम को भेजा गया। दरअसल जब फारुखसियर का पतन हुआ, उसके बाद जब सैयद बंधुओं का पतन हुआ, तो निजामुल मुल्क जिसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी सैयद बंधुओं के पतन करने में, तो उससे मोहम्मद शाह बहुत खुश हुआ था और उसको वजीर का पद दिया 1722 में। और बहुत ऑनेस्ट आदमी था, बहुत दरबार में जो भ्रष्टाचार था उसको सुधारने का प्रयास किया, योग्य आदमी था। लेकिन उसके अनुशासन, जब उसने कड़ाई किया, अनुशासन रखना शुरू किया, तो जो अमीर वर्ग थे उससे नाराज होने लगे, उसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। तो दरबार में व्याप्त भ्रष्टाचार से ऊब करके माना जाता है कि अपने कुछ साथियों के साथ एक नौका में बैठा और दक्षिण की तरफ चल गया और अपने को डूबने से क्या कर लिया, बचा लिया। कहते हैं कि जब माना जाता है कि 1723 में शिकार खेलने के बहाने, ध्यान रखिएगा, शिकार खेलने के बहाने ये निजाम दक्षिण भारत गया था और फिर एक तरह से वहां पे अपने को स्वतंत्र कर लिया। जब यह बात मोहम्मद शाह को पता चली तो उसने मुबारिज खां को भेजा उससे निपटने के लिए और गवर्नर बना के भेज दिया। लेकिन सुकर खेड़ा के युद्ध में, ध्यान रखिएगा, सुकर खेड़ा के युद्ध में 1724, सुकर खेड़ा 1724 के युद्ध में निजाम ने मुबारिज खां को पराजित करके मार डाला। तो मोहम्मद शाह ने तब जाकर के उसको आसफ जहां की उपाधि दिया। ध्यान रखिएगा, इसको उपाधि मिली किसको, आसफ जहां की, आसफ जहां, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। और एक चीज और बता दें कि निजामुल मुल्क को खान खाना की उपाधि, खान खाना की उपाधि फारुखसियर ने दिया था। ये भी उपाधि इसको माना जाती है, खान खाना। और एक और उपाधि थी निजामुल मुल्क, ध्यान रखिएगा, ये भी बहादुर फतेह जंग, इतनी बड़ी उपाधि फारुखसियर ने इसको दिया था। निजामुल मुल्क बहादुर फतेह जंग, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और खान खाना की भी उपाधि दिया था फारुखसियर ने, और निजामुल मुल्क बहादुर फतेह जंग की भी उपाधि दिया था। और आसफ जहां की उपाधि जो दिया था वह मोहम्मद शाह ने दिया था। तो उसको तब दिया जब सुकुरखेड़ा के युद्ध में मुबारिज खां को पराजित करके मार डाला और स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू किया। आपको मैंने बताया था कि जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था तो इसमें इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि दक्कन से फिर मोहम्मद शाह के पास चला आया था और युद्ध में भाग भी लिया था। लेकिन उसने जब संधि हुई तो उसमें इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। खुद आपको बता दें कि नादिर शाह ने इसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था
और पूछा कि तुम्हारे जैसे योग्य व्यक्ति के रहते हुए मराठे इस पर कैसे हमला कर दे रहे हैं। तो उसने यही कहा कि दरबार में व्याप्त क्या है, भ्रष्टाचार है। हमने नादिर शाह के बारे में बताया था कि कुछ दिन तक उसने सत्ता संभाला भी था, अपना राज्य स्थापित किया था एक तरह से, लेकिन बाद में उसने मोहम्मद शाह को दे दिया था। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह से कहा था कि तुम निजाम से होशियार रहना, ये चालाक आदमी है, बुद्धिमान आदमी है, हमेशा सावधान रहना। यही नहीं बल्कि सिडनी ओवन ने भी निजाम के बारे में कहा है कि ये एक चालाक धूर्त आदमी था और अपने हिसाब से हर चीज करना चाहता था। एक और हम चर्चा करें इसके बारे में, ये हैं केरन लियोनार्ड। इन्होंने अध्ययन किया है निजाम के बारे में। उन्होंने बताया है कि किस तरह से उसने राजस्व को बढ़ावा दिया, हिंदुओं को उसने उनके मामले में, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, उनको ऊंचा पद भी दिया, क्योंकि दीनानाथ नामक व्यक्ति को निजाम ने अपना दीवान नियुक्त किया था। ध्यान रखिएगा, दीनानाथ नामक व्यक्ति जो हिंदू था उसको इसने दीवान के पद पर नियुक्त किया था, दीवान के पद पर। ये याद रखने की पॉइंट है। तो इस तरह से उसने एक तरह से कह सकते हैं कि जिस एरिया में शांति बनाए रखा और सहिष्णुता का भाव रखा और उन लोगों को भी महत्व दिया जो योग्य थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये अलग बात है कि मराठों से हमेशा ये क्या रहा, परेशान रहा। फिलहाल लंबे समय तक इसने शासन किया। और एक चीज और बता दें, निजाम ने जो अपनी राजधानी बनाई हैदराबाद, वो 1725 में बनाई थी। 1725 में इसने हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया था। ये भी याद करने वाले पॉइंट हैं। 1748 में जब इसकी मृत्यु हो गई तो फिर सत्ता के लिए संघर्ष हो गया, विशेषकर पोते और बेटों में। इसका बेटा था नासिर जंग और पोता था मुजफ्फर जंग। और यहां पर डुप्ले ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये संघर्ष में वो कूद पड़ा क्योंकि उसमें उसको लाभ दिखाई दे रहा था, जिसकी हम चर्चा जब हम डुप्ले पढ़ाएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल इनके मरने के बाद नासिर जंग गद्दी पर बैठा, उसके बाद मुजफ्फर जंग गद्दी पर बैठा। इनको इसलिए हम लिख दिए कि इनकी कुछ चर्चा हम करने जा रहे हैं। जैसे निजाम अली के बारे में चर्चा करते हैं। निजाम अली के बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि जब लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर बन के आया था 1798 से 1805, उसकी जो टाइमिंग है, तो सहायक संधि की जो शुरुआत किया था, उस संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था और व्यक्ति कौन था, निजाम अली था। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है कि व्यक्ति था निजाम अली, जिसने पहली बार सहायक संधि स्वीकार किया था। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे उस्मान अली खान के बारे में। उस्मान अली खान बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। आप जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो 3 ऐसे राज्य थे जो कि न पाकिस्तान में गए न ही भारत में। उसमें हैदराबाद था, जूनागढ़ था और जम्मू कश्मीर था, और हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी। उस्मान अली खान ने बहुत प्रयास किया लेकिन खैर इनकी एक नहीं चली। सबसे लंबे टाइम तक हैदराबाद के निजाम में अगर किसी ने शासन किया तो वे थे उस्मान अली खान। 1911 से लेकर 1949 की टाइमिंग है, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। तो इस तरह से हैदराबाद की जो नींव पड़ी उसकी हमने कहानी बताई, स्टोरी बताया, कहां से चीजें, कौन कौन सी उपाधियां मिली, क्या क्या है। मूलतः आपको इसमें निजाम उल मुल्क के बारे में ज्यादा याद करना है और उसके बाद निजाम के बारे में जानिए और अंतिम शासक उस्मान अली खान के बारे में जानिए। अब अगला जो हमारा जो स्वतंत्र राज्य के बारे में होगा वो जाटों के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि जाटों ने भी काफी हद तक स्वतंत्र कर लिया था। कितने टाइम तक किया था, इसी तरह से हम उनकी भी चर्चा करेंगे। अब हम लोग जाटों के अभ्युदय के बारे में पढ़ेंगे स्वतंत्र राज्यों में। अब देखिए, जाटों का इतिहास बहुत पुराना है और महमूद गजनवी के समय उल्लेख मिलता है कि जाटों ने
मोहम्मद गजनवी जब सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करके ढेर सारा धन लेके जा रहा था, तो इन जाटों ने पीछे से उसके काफ़ी बड़े हिस्से को, जो काफिला था, उस पर अटैक करके उसके धन छीन लिए थे, काफ़ी सैनिकों को मार भी दिए थे। तो ये बहुत साहसी थे, निडर थे, वीर थे और संगठित होकर के काम करते थे। बाबर ने भी अपने आत्मकथा में इनका उल्लेख किया है। अकबर के समय भी जब किसानों का शोषण ज्यादा बढ़ने लगा, ये लोग आगरा और मथुरा के आसपास बड़े पैमाने पर रहते थे। ये किसान थे, जमींदार थे कुछ इसमें, और जब इनके ऊपर अत्याचार शुरू हुआ तो इन लोगों ने संगठित होकर के विद्रोह कर दिया। मथुरा का गवर्नर था, सूबेदार था अब्दुल नबी, बड़ा अत्याचारी करता था किसानों पर, जबरदस्ती उनसे लगान लेता था। तो उसके खिलाफ सबसे पहले अगर किसी जाट सरदार ने विद्रोह किया था तो वो था गोकुल, कहेंगे गोकुला भी मिलता है, इसी ने सबसे पहले विद्रोह किया था। ये तिलपत का जमींदार था, एक स्थान है मथुरा के निकट तिलपत, वहीं का जमींदार था। और कहते हैं कि वहां से मुगल फौजों की सब खदेड़ दिए थे, औरंगजेब को आना पड़ा एक विशाल फौज लेकर के, और गोकुला पकड़ा गया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। लेकिन ये विद्रोह कुछ देर के लिए शांत जरूर हुआ था, लेकिन रुका नहीं, क्योंकि औरंगजेब उसके बाद दक्षिण भारत चला गया और मराठों के जब संघर्ष में उलझ गया तो जाटों को संगठित होने का और भी अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि औरंगजेब निश्चित रूप से ताकतवर था, उसके पास विशाल फौजें थी। इन लोगों के पास ऐसा नहीं था, बहुत संसाधन भी नहीं थे, बहुत के पास हथियार भी नहीं थे। तो राजा राम ने विद्रोह शुरू कर दिया। राजा राम दुर्गों को बनाना, खाइयों को बनाना, बड़ा इसने इस पर काम किया। और यही राजा राम अकबर के मकबरे को भी लूट लिया था और उसके हड्डियों को निकाल करके और जला दिया था। कहा कि अकबर मुसलमान नहीं बल्कि क्या है, हिंदू है। इसका उल्लेख मनुची ने भी किया है, ध्यान रखिएगा, इसका उल्लेख मनुची ने भी किया है। मनुची, अकबर के मकबरे के जलाने का, जो हड्डियों को जलाने का, मनुची ने भी किया है। राजा राम के बाद चूड़ामन गद्दी पर बैठा। ये भी शासी था चूड़ामन भी। ग्रामीण जाटों को सैनिक रूप में परिवर्तित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो ध्यान रखिएगा चूड़ामन को जाता है। चूड़ामन के बाद गद्दी पर बैठा बदन सिंह। बदन सिंह के बारे में बता दें, चूड़ामन ने आत्महत्या कर लिया था। बदन सिंह के बारे में बता दें आप लोगों को कि इसी ने भरतपुर राज्य की स्थापना किया था। 1740 में माना जाता है कि 1740 में भरतपुर राज्य की स्थापना किया था। बदन सिंह ने भी काफी लोहा लिया मुगलों से। अब अगला जो है पड़ाव है वह है सूरजमल का। सूरजमल के बारे में बता दें आप लोगों को कि इसे जाटों का अफलातून कहा जाता है, जाटों का प्लेटो कहा जाता है। अफलातून का अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति। जाटों का यूलिसिस का भी कहा जाता है इसे। आपको बता दें कि सूरजमल के समय ही मराठों से भी इसका बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन अंतिम समय में उनसे भी संबंध का खराब हो गया सूरजमल के। आप जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तो उसमें वादा किया था जाटों ने कि मैं साथ दूंगा, लेकिन किसी कारणवश से मतभेद हो गया जिससे ये पानीपत के युद्ध में नहीं भाग लिया। खैर, सूरजमल की जब 1763 में मृत्यु हो गई तो अब जाटों को कोई संभालने वाला नहीं रहा, क्योंकि अंग्रेज बहुत ताकतवर हो चुके थे तब तक। और उन लोगों ने जब इसके मरने के बाद रणधीर सिंह गद्दी पर बैठा तो ये नाम मात्र का था, आप पूरी तरह से कह सकते हैं कि अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। तो इस तरह से ये जाटों का
थोड़ा सा इतिहास था जिसको हमने आप लोगों को बता दिया। इसमें बदन सिंह के बारे में याद करने की जरूरत है, सूरजमल के बारे में, और गोकुला जो विद्रोह किया था उसके बारे में, राजाराम के बारे में हमने बता दिया। तो ये ध्यान रखिए कि कौन किसके बारे में, जैसे हमने कहा कि मकबरे को कौन लूटा, किसने उसका उल्लेख किया है, ये याद करें। भरतपुर राज की किसने स्थापना किया, किसने जाटों को सैनिक के, जाटों जो ग्रामीण वर्ग के लोग थे उनको सैनिक रूप में परिवर्तित किया, तो वो चूड़ामल था, भी हम बताए हैं। तो कई इसमें क्वेश्चन बनते हैं जो आप लोगों को जब आप सुनिए, उसको नोट करिए, उस पर मंथन करिए, जहां से क्वेश्चन निकले खुद आप कोशिश करिए, खुद ही आप जब पढ़ने लगेंगे, सुनने लगेंगे तो क्वेश्चन निकलने लगेगा। तो इस तरह से जाटों का ये इतिहास रहा। आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करते रहिए। हम आप लोगों को उन छोटे छोटे चीज़ों को भी बताएंगे जिससे आप नहीं पढ़ते हैं या छूट जाता है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी बनते हैं। आप हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, आप बताते रहते हैं कि जीएस का एक ऐसा पार्ट है जिसको बहुत लंबे समय तक पढ़ने के बाद ही पूरा कर सकते हैं। आप मैथ रीजनिंग एक टाइम के बाद पूरा कर सकते हैं, लेकिन जीएस को पढ़ने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, इस पर टाइम देना पड़ेगा, कि उसके बृहद पाठ होते हैं। और बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो इसको ध्यान नहीं देते हैं, और फिर जब परीक्षा होता है तब ध्यान देते हैं, तब तक देर हो चुकी रहती है। क्योंकि बहुत सी ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें जीएस का रोल सबसे ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी लेखपाली की ही वैकेंसी आने वाली है, तो ध्यान रखिए इसमें जीएस का पार्ट सबसे ज़्यादा रहता है। लोअर पीसीएस में जीएस का पार्ट रहता है, पीसीएस में जीएस का पार्ट ज़्यादा रहता है। तो ये जीएस एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, उसको लगातार आप बने रहेंगे, आप लगातार हमारी वीडियो सुनते रहेंगे, तो हमें लगता है कि जो पाठ पढ़ा रहे हैं उससे काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।